गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक पाठ या अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें मुख्य बिंदु सामान्य एल्किल मूलक, क्रियात्मक समूह, एल्कोहल की परिभाषा और प्रकार के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। एल्किल मूलक क्या होती है? आपको पूर्व अध्याय में या पूर्व कक्षा में, पूर्व कालखंड में एल्किल मूलक के बनने के तरीका बता दिया हूं। फिर भी एक याद करने के लिए बता देता हूं। मान लीजिए ये कोई एल्केन है CH4 को हम इस प्रकार से लिखते हैं। एल्केन में या मीथेन में एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस का मतलब है हटा देते हैं, और इसमें कोई क्रियात्मक समूह जोड़ देते हैं। कोई भी क्रियात्मक समूह जोड़ देते हैं, अर्थात OH समूह जोड़ देते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बंध है, ये इस प्रकार से टूट करके OH जो है जुड़ जाता है। OH अर्थात एक हाइड्रोजन निकल गया यहां से, और एक हाइड्रोजन निकल करके OH जो है इस हाइड्रोजन के स्थान पे आके जुड़ जाता है। अर्थात यहाँ दो पार्ट या दो भाग में हम इसको बता सकते हैं। एक भाग CH3 और एक भाग OH। CH3 जो है एल्किल समूह कहलाता है। ये मेथेन से बना हुआ है, इसलिए मेथिल कहते हैं। मेथेन में 4 हाइड्रोजन होते हैं, और 4 हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन यदि निकल जाता है तो बचे हुए जो CH3 समूह है वो एल्केन ना होकर के एल्कील हो जाता है। कहने का मतलब ये है, यदि हम मेथेन है, मेथेन में ई अंतिम शब्द है। उदाहरण के लिए आपको बता दूं, मेथेन को इंग्लिश में METHANE लिखते हैं, मेथेन। जब एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाता है तो ई के स्थान पर YL शब्द जुड़ जाता है। कौन सा शब्द? YL शब्द। यदि हम इसको एल्किल के नाम से बोलें तो ये मेथेन है, तो ये एल्केन हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए, एल्केन। तो ई के स्थान पे ई को हटा देते हैं और इसमें क्या जुड़ जाएगा? YL। तो ये क्या बन जाएगा? एल्कील बन जाएगा। एल्कील बन जाता है। और यदि मेथेन के स्थान पे हम ई के जगह में YL जोड़ देते हैं, क्या जोड़ते हैं बच्चों? YL। तो ये क्या बन जाएगा? मेथिल बनेगा ना। इस प्रकार से ये मेथिल बन गया। अर्थात CH3 जो समूह है वो यदि एल्केन में करते हैं तो ये एल्कील है ना, एवं मेथेन में CH3 जो समूह बनेगा वो क्या कहलाएगा? मेथिल। तो ये एल्किल। आपका प्रश्न ये है, सर ये एल्केन है, इसको एल्किल क्यों बोलते हैं? तो एल्केन में एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो अंतिम में जो शब्द ई है, ई के स्थान पे YL लग जाता है तो मेथिल बन जाता है या एल्किल बन जाता है। और दूसरा जो भाग है वो क्रियात्मक समूह कहलाता है। किसी भी कार्बनिक यौगिक के अंतिम कार्बन से जुड़े हुए प्रतिस्थापी समूह क्या कहलाएगा? क्रियात्मक समूह कहलाता है। क्रियात्मक समूह कहलाता है, अर्थात हम इसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। ये अब बच्चों हमने एल्किल या मेथिल समूह क्या है इसके बारे में जान चुका। कुछ सामान्य एल्किल
जो मूलक है या कुछ सामान्य एल्किल समूह है उसको सारणीबद्ध कर लेते हैं इस प्रकार से। कुछ सामान्य एल्किल समूह, कुछ सामान्य एल्किल समूह। एक हम इसका कॉलम खींच लेते हैं। पहला कॉलम में आ जाएगा एल्केन का नाम, दूसरा कॉलम में आ जाएगा समूह, कौन सा समूह? एल्किल समूह, एल्किल समूह या मूलक भी कहते हैं इसको। तीसरा कॉलम में आ जाएगा उस जो एल्किल समूह जो होती है या एल्किल मूलक जो होती है उसके अणुसूत्र, अणुसूत्र। चौथा कॉलम में आ जाएगा हमारा उस जो अणुसूत्र होता है उसका वास्तविक में सूत्र क्या होगा, कैसे हम लिखेंगे उसको, इस प्रकार से सूत्र एक कॉलम है। और पांचवा जो कॉलम होगा उसका हम संरचनात्मक सूत्र देखते हैं। कौन सा संरचनात्मक सूत्र बच्चों? रासायनिक संरचनात्मक सूत्र आ जाएगा, रासायनिक संरचनात्मक सूत्र। इस प्रकार से इसको हम एक सारणी के द्वारा समझ सकते हैं। पहला एल्केन का नाम, कोई भी हम एल्केन ले लेते हैं। एक कार्बन वाला यदि कोई कार्बनिक यौगिक है तो उसको मेथेन कहेंगे। बोलिए क्या कहेंगे? मेथेन। यदि दो कार्बन वाला कोई कार्बनिक यौगिक है या एल्केन है तो क्या कहेंगे उसको? एथेन। याद हो गया? यदि तीन कार्बन वाला कोई कार्बनिक यौगिक है, किसमें? एल्केन में, तो वो क्या कहलाएगा? प्रोपेन कहलाएगा। चार कार्बन वाला यदि कोई कार्बनिक यौगिक है तो वो ब्यूटेन कहलाएगा। याद रखिएगा, एक कार्बन वाले को मेथेन कहेंगे, दो कार्बन को एथेन कहेंगे, तीन कार्बन को प्रोपेन कहेंगे, चार कार्बन को पेंटेन कहेंगे। इसी प्रकार कार्बन की संख्या बढ़ते जाती है तो पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, हेप्टेन, माने आगे बोलते जाते हैं। हमने एक कार्बन वाला कोई भी ले लेते हैं, उसका नाम है मेथेन। चलिए, एक कार्बन है, उसमें एल्किल समूह या मूलक, एल्किल समूह या मूलक, कौन सा एल्किल समूह होगा बच्चों? मेथिल, है ना? तो इसको मेथिल समूह कहते हैं। उसी प्रकार से इस मेथिल समूह में इसकी अणुसूत्र क्या होगी? अणुसूत्र क्या होगी? आप सब जानते हो इस मेथिल समूह में कितने हाइड्रोजन को निकाल दिया है? एक हाइड्रोजन को निकाल दिया है। किसमें? एल्केन में या मेथेन में। आप सब जानते हो मेथेन में कितने हाइड्रोजन होते हैं? चार। तो चार हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो बचे हुए जो अणुसूत्र होगा वो इस प्रकार से होगा, CH3। अब आपका प्रश्न है, सर ये डैश को नहीं लगाए तो नहीं चलेगा, है ना? प्रश्न है आपका, सर कार्बन के आगे जो एक सिंगल लकीर है उसको नहीं लगाए तो चलेगा कि नहीं? तो मेरा उत्तर है नहीं चलेगा, लगाना जरूरी है। अब क्यों?
क्यों लगाना जरूरी, उसको भी तो जानना जरूरी है। तो क्यों लगाना जरूरी है उसका देख लीजिए। मान लीजिए मैं कार्बन के आगे एक लकीर नहीं खींचता हूं, तो कार्बन के पीछे कितने हाइड्रोजन है? 3। तो 3 हाइड्रोजन कैसे होगा? 1, 2 और 3। ये हम सब जानते हैं कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 संयोजकता होती है। कितनी संयोजकता? 4 संयोजकता। क्या इसमें 4 संयोजकता निर्धारित हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। कैसे नहीं हो रहा है? देखो 1, 2 और 3, हमको 1 और चाहिए हो, तो 1 चाहिए तो आप चाहे आंख खोल के लगाओ चाहे आंख मूंद के लगाओ। कुछ लोग बोलते हैं आंख मूंद के लगा दो, है ना। तो आंख मूंद के नहीं लगाना है, आंख खोल के ही लगाना है, इस प्रकार से। ठीक है बच्चा। तो ये 4 संयोजकता पूरा हो गया। इसलिए कहीं भी आप मैथिल समूह का जिक्र करना तो ये डेस जरूर लगाइएगा। ये आगे बढ़े। चौथा कॉलम में इसका सूत्र तो मैथिल समूह को हम CH3 के नाम से लिखते हैं, CH3। अणु सूत्र और सूत्र में क्या अंतर होगा बच्चा? इसमें देख रहे हो आपने, इसमें भी एक तो सिंगल लाइन है, इसमें भी एक कार्बन है, इसमें भी 3 हाइड्रोजन है, इसमें भी एक लाइन है, एक कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है। क्या अंतर हुआ? तो इस कॉलम को क्यों खींचा? मिटा देते हैं। मिटा दें? नहीं, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? अणु सूत्र कितने हाइड्रोजन और कितने कार्बन इसमें उपस्थित है, उसको लिखने की जो तरीका होगी उसको हम क्या कहेंगे? अणु सूत्र कहेंगे। और सूत्र क्या होगा? हम ये एक लाइन से CH3 लिख देते हैं तो ये सूत्र हो जाएगा। इस प्रकार से चौथा कॉलम हुआ। पांचवा कॉलम में इसकी जाते हैं रासायनिक संरचनात्मक सूत्र। संरचना, अणु सूत्र और संरचना में अंतर होता है ना। जिस प्रकार से हम मानव की एक निश्चित संरचना होती है ना। आप पैर को आप पेट से नहीं निकाल सकते कि निकालेंगे? नहीं ना। पैर नीचे में लगाओगे तब अच्छा दिखेगा, नहीं तो लंगड़ा हो जाएगा बीच से निकालोगे तो, है नहीं। आंख को पीछे डाल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारा भी एक निश्चित स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर है, संरचना है। वैसा ही हर कार्बनिक तत्वों की एक निश्चित संरचना सूत्र होती है, स्ट्रक्चर होता है, वैसा ही स्ट्रक्चर वो उपस्थित होता है। तो इसकी जो संरचना या स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, देख लीजिएगा। कितने कार्बन है इसमें? एक कार्बन और एक डैश हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ और तीसरा हाइड्रोजन यहाँ। इस प्रकार से इस मेथिल जो समूह है उसकी संरचना सूत्र ऐसे होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कोई दूसरा एल्केन देखते हैं। हमने दूसरा एल्केन ले लेते हैं, एथेन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एथेन के बारे में बताया था आपको। एथेन का जो सूत्र होगा, या एथेन में कितनी कार्बन होगी? 2 कार्बन। कितनी कार्बन? 2 कार्बन। 2 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन को या कार्बनिक यौगिक को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? एथेन, है ना। अब एथेन का रासायनिक जो सूत्र होगा, एल्किल मूलक में एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, C2H6 होता है उसका सूत्र। क्या होता है? C2H6 उसका सूत्र होता है। एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या बचेगा? C2H5। और उस मूलक को क्या कहेंगे हम? एक कार्बन वाले एथेन हुआ तो एथिल हुआ, तो 2 कार्बन वाले एथेन हुआ। देखना, एक कार्बन वाले मेथेन है तो वो मेथिल हुआ, तो 2 कार्बन वाले एथेन है तो वो क्या हो जाएगा? एथिल होगा ना। तो मूलक का नाम हो जाएगा एथिल, समूह या मूलक। एथिल समूह या मूलक। डेस CH2 CH3। देखो है कि नहीं? C2H5। अब एथेन का सूत्र क्या होता है? C2H6। एक हाइड्रोजन निकल गया, तो निकला तो क्या बचा? मूलक बच गया, या
समूह बचा डैश CH2CH3। क्लियर? इसकी कहना चाहिए अणुसूत्र C2H5 CH, दूसरा कार्बन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और ये तीन हाइड्रोजन। ठीक है, ये संरचना सूत्र समझ में आया? आगे बढ़े? बिल्कुल, है ना। इस प्रकार से एथेन में एक हाइड्रोजन निकलने से एथिल समूह बनता है। उसकी अणुसूत्र CH2CH3 होगा। उसकी सूत्र हम लिख सकते हैं डैश C2H5। ये डैश का मतलब क्या हुआ बच्चों? कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रतिस्थापी समूह या कोई ना कोई आर समूह या कोई ना कोई क्रियात्मक समूह इससे जुड़ा होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। इस प्रकार से हम इस कार्बन को के संयोजकता को निर्धारित करने के लिए, बताने के लिए हम एक डैश लगा देते हैं। आगे चलते हैं। नंबर, एल्केन में और ज्यादा कार्बन वाला लेते हैं। 2 कार्बन वाले को एथेन कहते हैं, तो 3 कार्बन वाले क्या कहेंगे? प्रोपेन। 3 कार्बन वाले को प्रोपेन, तो लिख देते हैं यहाँ पे ये प्रोपेन। अब देखिए बच्चों, प्रोपेन का सामान्य जो सूत्र होता है क्या होगा? C3H8। C3H8, H8 में एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या बचेगा? C3H7। तो इसको हम क्या कहेंगे? देखो, एथेन में एक हाइड्रोजन निकला तो एथिल हुआ। प्रोपेन में एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? वो प्रोपिल बनेगा ना, प्रोपिल बनेगा। अर्थात इस समूह को हम क्या कहेंगे? प्रोपिल समूह। इसकी अणुसूत्र क्या हो जाएगी? डैश CH2CH3। देख लीजिए, 3 कार्बन है ना, 1 2 और 3। 3 कार्बन है तो निश्चित रूप से वो क्या होगा? प्रोपेन होगा। हो गया। अब हाइड्रोजन की संख्या यदि 8 होता है तो प्रोपेन होगा, और 7 है तो समूह बन जाएगा। कौन सा? एल्किल समूह। 2 2 4 और 3 7। 8 मतलब 8 होता है तो वो एल्केन बनता। एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो 7 तो बचेगा। तो C3H7, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं C3H7। ये सूत्र हुआ, ये उसके अणुसूत्र हुआ। और इसको यदि हम संरचनात्मक सूत्र में प्रदर्शित करें तो वो इस प्रकार, पहले कार्बन में कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। पहले कार्बन में 2 हाइड्रोजन। दूसरे कार्बन में कितने हाइड्रोजन है? कितने हाइड्रोजन है? 2। और तीसरे कार्बन में 3 हाइड्रोजन है। इस प्रकार से। अब मेरे को बताइए आप, इस कार्बन की संयोजकता पूरा हो रहा है? 1 2 3 4। इस कार्बन की 1 2 3 4। ठीक है। फिर इस कार्बन की 1 2 3 4। अतः हम कह सकते हैं कार्बन की जो संयोजकता 4 होती है। कहीं भी आप जब रासायनिक यौगिक लिखोगे, कौन सा? कार्बनिक यौगिक लिखोगे, तो 2 कार्बन के बीच 4 संयोजकता होता ही है, होता ही है, होता ही है। कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होना कि 2 कार्बन के बीच में कभी कभी होता है। देख लीजिए बच्चों, मान लीजिए ये जो एकल बंध है, यदि ये यहां लग जाएगा तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, बनेगा ही नहीं ऐसा संरचना सूत्र। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। कभी नहीं, नेवर, नहीं बन सकता। और बनेगा तो इसको भागना पड़ेगा। नहीं, अब इसको जब भागना पड़ेगा तो जाहिर है ये गड़बड़ हो जाएगा। 1 2 3 4 5, इसको भी भागना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कार्बन की संयोजकता को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन को क्या होना पड़ेगा? प्रतिस्थापित
विस्थापित होना पड़ेगा, वहां से निकलना पड़ेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि कार्बन अपनी 4 संयोजकता को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए एक दूसरे से एकल बंध से जुड़े होते हैं। ठीक है, ऐसा भी नहीं समझना है कि सिर्फ एकल बंध से ही जुड़ता है कार्बन, है ना। कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध भी होती है, कार्बन और कार्बन के बीच में त्रिबंध भी होता है। जैसे जैसे आप अगले कक्षा में प्रवेश लोगे बच्चों, वैसे वैसे इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगा। एकल बंध वाले को एल्केन कहते हैं। आपके कोर्स में, आपके पाठ्यक्रम में सिर्फ एकल बंध वाले एल्केन हैं। उसके बाद पास आउट हो गए, यदि 11वीं में पढ़ोगे रसायन में, तो 3 ठो कार्बनिक यौगिक बन जाएगा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। सने सने जैसे जैसे उच्च शिक्षा ग्रहण करोगे, वैसे वैसे आपकी रासायनिक जो यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है, वो बढ़ते जाता है। अर्थात हम कुछ सामान्य एल्किल समूह को एक सारणीबद्ध तरीके से यहाँ पे बताया। इसी प्रकार से प्रोपेन के बाद क्या हो सकता है बच्चों? ब्यूटेन। तो उसकी समूह क्या हो जाएगी? ब्यूटील, है ना। सूत्र क्या हो जाएगा? 4 कार्बन हो जाएगा, CH2 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 CH3, तो 4 कार्बन वाले हो गए। और C4H 8 हो जाएगा, वो C4H 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसकी संरचना भी ऐसी बनेगा। अगला कार्बन अधिक हो जाएगा ब्यूटेन के बाद, तो पेंटेन हो जाएगा। उसकी एल्किल मूलक क्या हो जाएगी? पेंटील हो जाएगा। 6 कार्बन वाले हैं तो हेक्सेन हो जाएगा। उसकी मूलक क्या बन जाएगी? हेक्सील मूलक बन जाएगा, बनेगा ना। 7 कार्बन वाले हैं तो हेप्टेन बनेगा, और 1 हाइड्रोजन निकल जाएगा तो हेप्टील बनेगा। 8 कार्बन वाले हैं तो क्या बनेगा? ऑक्टेन, और 1 हाइड्रोजन निकल जाएगा तो एल्किल मूलक बनेगा ऑक्टील, है ना। फिर उसी प्रकार से नोनील, उसी प्रकार से डेकील। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब कार्बन की संख्या बढ़ते जाती है तो उसमें, है ना, एल्कील जो समूह है वो बनते जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं सामान्य एल्किल समूह मेथेन से मेथिल, एथेन से एथिल समूह, प्रोपेन से प्रोपिल, ब्यूटिल से ब्यूटिल, इस प्रकार से सामान्य एल्किल समूह के बारे में बताया। अब इसके बाद में इसमें जुड़े हुए जो दूसरे पार्ट है, जिसको हम OH कहते हैं, OH कहते हैं मतलब क्रियात्मक समूह, उसको हम सारणीबद्ध तरीके से जान लेते हैं कि क्या होती है OH। तो क्रियात्मक समूह देखते हैं। क्रियात्मक समूह को सारणीबद्ध करते हैं देखिए, कुछ सामान्य क्रियात्मक समूह जो आपके कोर्स में है और आपको जानना बहुत जरूरी है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसको भी एक सारणीबद्ध तरीके से करते हैं। सबसे पहले बच्चों, क्रियात्मक समूह का परिभाषा। क्रियात्मक समूह, कुछ क्रियात्मक समूह को सारणीबद्ध करते हैं। तो क्रियात्मक समूह की परिभाषा वो होगी, ऐसे समूह या वे समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों का ज्ञान कराता है, पहचान कराता है, या उसी रासायनिक गुणों को निर्भर करता है, रासायनिक गुणों पे। अब रासायनिक गुण क्या होगा? उदाहरण के लिए बताता हूं आपको। कार्बनिक यौगिक ले लो, ठीक है। आप सब ने देखा एथिल एल्कोहल, नहीं देखा होगा, सुना तो होगा। एथिल एल्कोहल सुने हो? बिल्कुल सुने हो, है ना। सूत्र क्या होगा उसका? C2H5 होगा। क्या होगा? C2H5OH, एथिल एल्कोहल। एल्कोहल मतलब OH समूह उसमें जुड़ा है। अब मैंने इसका रासायनिक गुण और भौतिक गुण बताना चाह रहा हूं आपको,
है ना, जो आप देख के पाते हो वो भौतिक गुण है। अब आपको दिखा रहा हूं मैं एथिल एल्कोहल, उदाहरण के लिए ले लेता हूं। एथिल एल्कोहल को सामान्य भाषा में शराब भी बोलते हैं। शराब का मतलब वाइन है ना, चाहे अंग्रेजी हो चाहे देसी हो, वाइन कहते हैं ना। आप सबने देखा कैसे दिखता है? क्या वो ठोस दिखता है, पत्थर की तरह दिखता है, कि गैस दिखता है, कि द्रव दिखता है? देखे तो हो ना भाई, बताओ ना, है ना? द्रव दिखता है ना, बिल्कुल द्रव दिखता है, पानी की जैसा, है ना। भले उसमें रंग डाल देते हैं तो रंगीन हो जाता है ना, अंग्रेजी वाला, है ना। लेकिन वास्तविक में पानी के जैसा वो एथिल अल्कोहल होती है बच्चों। तो कहने का तात्पर्य मेरा वो भौतिक अवस्था हो गया दिखने में, लेकिन हम इसमें नवजात ऑक्सीजन से गर्म कर देते हैं, ठीक है, नवजात ऑक्सीजन से गर्म कर देते हैं। ये चलो गर्म करते हैं साफ शब्द में, अब नवजात ऑक्सीजन को छोड़ो। कोई भी तरल चीज को गर्म करते हो आप तो क्या होगा? गर्म तो होगा, गर्म करने से गर्म होगा ही। अब गर्म हो गया मत बोलिए, है ना। तो गर्म करने से गर्म हो गया ही नहीं बोलना है। गर्म करने से क्या होगा बताइए, क्या होगा? उसकी आयतन में कमी होगा, नहीं होगा क्या? होगा निश्चित रूप से। क्यों आयतन में कमी हो रहा है? जो द्रव अवस्था में है एथिल एल्कोहल जो है उसको नीचे से हम गर्म करते हैं तो जो अणु है उसमें प्रसार होगा। गर्म होता है तो कोई भी चीज फैलता है, ये तो नीति का नियम है ना, नहीं है क्या? यहाँ पे गरम गरम हवा डालोगे, थोड़ी देर बाद में वहां चला जाएगा। वहां कोई गर्म करने वाला है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब है गर्म चीज जो है गर्म करने से अणुओं में प्रसार होता है, तो इसके अणुओं में भी प्रसार हुआ। ऊपर खुला है, खुला है तो क्या होगा? कुछ नमी, कुछ नमी का मतलब पानी H2O वहां से क्या बन के निकलेगा? भाप या गैस या वाष्प बन के निकल जाता है, तो उसकी आयतन में कमी होगी। अब देखो एथिल अल्कोहल के बारे में चर्चा हुआ। चलिए मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं आपको। आप सब चाय बनाते हैं, बनाते हैं बिल्कुल, है ना, नहीं बनाते मत बोलना, बनाते हैं। एक कप हमने पानी लिया, ये दूध लेते हैं चलो, है ना, चाय पत्ती डाले, शक्कर डाले, अदरक डाले और कुछ कुछ डाल दिए, उसको खौला दिए। खौलाने के बाद जितना डाले उतना ही मिलता है क्या? नहीं मिलता ना। इसका मतलब क्या हुआ? गर्म करने पे जल की कुछ वाष्प जो है, पानी की कुछ अणु जो है, या उस रासायनिक पदार्थ की कुछ अणु जो है क्या हो गया? बाहर निकल गया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि क्रियात्मक समूह वह समूह है जो किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों का पहचान कराता है। तो रासायनिक क्रिया हो गया ना वहां। पहले आपने दूध डाला है, उसके बाद शक्कर डाला है, उसके बाद में चाय पत्ती, उसके बाद अदरक। देखा क्या? कुछ कलर आया था, रंग आया था? नहीं आया था। थोड़ी देर में देखते हैं तो पूरा रंगीन हो गया है, मस्त स्वादिष्ट चाय बनाया, चुस्की लेके पीते। नहीं, क्या हुआ? रासायनिक क्रिया हुआ। वहीं जो क्रियात्मक समूह होती है, जाहिर है शक्कर में भी क्रियात्मक समूह होती है, जाहिर है आपके जो कार्बनिक यौगिक डाले हो चाय पत्ती, उसमें भी क्रियात्मक समूह होती है। इस क्रियात्मक समूह अभिक्रिया कराता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन कराता है और हमको चाय बना के दे देता है, जो उसको हम चुस्की लेके पीते हैं। यही तो रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले क्रियात्मक समूह है। समझ रहे हैं ना? तो ये क्रियात्मक समूह की परिभाषा, इसको सारणीबद्ध करते हैं बच्चों। तो पहला कॉलम में लिख लेते हैं कोई परमाणु, पहला कॉलम खींच लेते हैं परमाणु, दूसरा कॉलम में खींच लेते हैं हम उस परमाणु में उपस्थित क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, और तीसरा जो कॉलम होगा इसका सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र। देखिए पहला कॉलम में हमने खींचा परमाणु, परमाणु।
अब आपको मैं पहले कालखंड में बता चुका परमाणु किसे कहते हैं। मान लीजिए ये चौक है ना, ये पदार्थ है। पदार्थ के 3 अवस्था होते हैं, बताया है ना। 3 अवस्था जानते हो ना। एक अवस्था और होती है पदार्थ की, 4 अवस्था होता है, ठोस, द्रव और गैस। और चौथा अवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लाज्मा। याद रखना है ना। पहले 3 ही अवस्था है, प्लाज्मा एक और अवस्था होती है। तो ठोस, द्रव और गैस में ये चौक एक ठोस है। इसको हम मान लीजिए वो करते हैं तो छोटे छोटे कंकड़ में ये गिर रहा है। दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है। दिख रहा है? हाँ, ये दिख रहा है छोटा छोटा। ये सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है पदार्थ, ये कहते हैं, है ना। लेकिन एक वैज्ञानिक है, कौन वैज्ञानिक है? रदरफोर्ड साहब, है ना। इन्होंने अध्ययन किया ये सूक्ष्म जो कण होती है वो भी विभाजित है, माने वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है। और इसमें 3 मूलभूत कण या अंग या भाग या पार्ट में बना होता है, और वो है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अर्थात वे कण, कौन सा कण? सूक्ष्म कण, जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, वो क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? परमाणु कहलाते हैं। और यही परमाणु क्या हो सकता है, जिसने मेंडलीफ ने आधुनिक आवर्त सारणी में पूरा सारणीबद्ध किया, ये सारे जो है परमाणु कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। अर्थात हम एक परमाणु लेते हैं जिसको हम Cl कहते हैं। Cl का नाम क्या है बच्चों? यस, क्लोराइड। इसी में Br भी लिखते हैं, क्या है ये? ब्रोमाइड। इसी में एक I लिखते हैं, आयोडाइड। अब आप प्रश्न ये है आपका, सर Cl फिर Br और फिर I, इसको एक साथ माने आबलिक आबलिक करके क्यों लिखे हो? अलग अलग क्यों नहीं लिखते हो? है नहीं, लिख सकते हैं, बोलो तो, है नहीं। और नहीं लिखने का कारण ये भी है, ये तीनों जो है ना आवर्त सारणी में एक ही परिवार में आता है। कौन सा परिवार में? हैलोजन परिवार में। कौन सा परिवार? हैलोजन परिवार। और आवर्त सारणी में कौन से समूह का तत्व है? ये 17वें समूह का तत्व होती है। और 17वें समूह के तत्व को हैलोजन परिवार कहते हैं। अब हैलोजन परिवार में 5 सदस्य होते हैं बच्चों। पहला है फ्लोराइड, दूसरा है क्लोराइड, तीसरा है ब्रोमाइड, चौथा है आयोडाइड और 5वां है एस्टेटीन, At। 5 सदस्य उसमें भी हैं। अर्थात Cl, Br और I ये परमाणु का नाम है। इसमें जो क्रियात्मक समूह होती है, उस क्रियात्मक समूह को हम हेलो समूह कहते हैं। कौन सा समूह बच्चों? हेलो। इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, हेलो। अब हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो नहीं है वो, हेलो। हेलो मतलब होता है जो लवण बनाता है, जो लवण बनाता है, इसको हेलो कहते हैं। ये हेलो। अब यदि कोई क्रियात्मक समूह किसी कार्बनिक यौगिक में Cl जुड़ा है तो उसको हम क्लोरो कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लोरो। यदि किसी में Br जुड़ा है तो इसको ब्रोमो कहेंगे। यदि किसी में I जुड़ा है तो उसको हम आयोडो कहेंगे। ठीक है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। इस प्रकार से हम क्रियात्मक समूह में बता सकते हैं इसको। तीसरा जो हमारा कॉलम है सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र में आप जो है क्लोरो, मैंने पहले बताया था आर मतलब क्या होगा? एल्किल समूह को कहते हैं। आल किसको कहेंगे? एल्किल समूह आर। और सिंगल मतलब एकल बंध, और ये Cl, इसका सामान्य सूत्र होगा। किसका? क्लोरो का। मैं इसके लाइन में इसको लिख देता हूं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये क्लोरो को RCl लिखेंगे, ब्रोमो को RBr, क्रियात्मक समूह इसकी होती है, आयोडो को RI। ठीक है बच्चों, RI, RBr, RCl, ये 3 प्रकार के सामान्य सूत्र से हम हेलो को जानेंगे, जिसमें क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड परमाणु जुड़े हुए होते हैं।
ये हुआ हमारा पहला क्रियात्मक समूह पे आधारित यौगिक। कौन सा यौगिक? कार्बनिक यौगिक। आर मतलब क्या है बच्चों? आर मतलब क्या है? एल्किल समूह। मैं एक और उदाहरण दे देता हूं, चलो यहां पे उदाहरण में आर का जगह में हम CH3Cl, तो इसका नाम क्या हो जाएगा जी? मेथिल क्लोराइड, है ना? मेथिल क्लोराइड। इसी प्रकार से यहां बन गया CH3Br, तो मेथिल ब्रोमाइड। अब प्रश्न ये है आपका, सर मेथिल ब्रोमाइड प्रश्न ये है सर इसके जगह में आर के जगह में सिर्फ मेथिल मेथिल क्यों लिख रहे हैं? ज्यादा कार्बन वाला आएगा क्या? नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है। आप जो है ज्यादा एक से अधिक कार्बन वाले भी लिख सकते हैं। हाँ, मतलब C2H5Cl, तो ये जो है मेथिल क्लोराइड हुआ, तो ये कौन सा क्लोराइड हो जाएगा? एथिल क्लोराइड होगा। क्यों एथिल होगा? क्योंकि इसमें जो समूह है वो एथिल समूह है। आर के स्थान पे हम मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल पूरा लिख सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है? आगे उसी प्रकार से आर के जगह में CH3 हम लिखते हैं और I है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल आयोडाइड। मेथिल आयोडाइड। इस प्रकार से ये हेलो का आपका हो गया। दूसरा जो क्रियात्मक समूह वाले जो परमाणु है, हमने इसमें पहले परमाणु लिखा, परमाणु लिख देते हैं। चलो ऑक्सीजन। बच्चों आप सब जानते हो ऑक्सीजन संकेत क्या होता है? इसका संकेत क्या होता है? एक गोले आकार का होता है, O, है ना? O फॉर ऑरेंज, इसका ये संकेत है ऑक्सीजन। इस परमाणु से जो क्रियात्मक समूह बनते हैं वो आपके कोर्स में भली भांति इसको याद कर लीजिएगा। इसका IUPAC नामकरण भी पूछता है परीक्षा में। तो सबसे पहला जो ऑक्सीजन युक्त जो क्रियात्मक समूह है वो आ जाएगा एल्कोहल। अब एल्कोहल में सामान्य सूत्र एल्कोहल का क्या होगा? क्रियात्मक समूह जो लगा है इसमें आ जाएगा ROH। जहां पे OH है बच्चों, आप हमेशा समझिए वो किसका क्रियात्मक समूह होगा? एल्कोहल का। किसका समूह होगा? एल्कोहल का क्रियात्मक समूह होगा। अर्थात उदाहरण लेते हैं, R के जगह में कोई CH3 डाल देते हैं, C2H5 भी डाल सकते हैं, C3H7 भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमेशा मतलब मैं CH3 लिख रहा हूं तो ऐसा मत सोचिएगा कि सर CH3 क्यों डालते हैं, चलो C2H5 डाल देते हैं, क्या दिक्कत है? ये C2H5OH, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल होगा? एथिल एल्कोहल। नाम इसका एथिल एल्कोहल। ये नंबर दूसरा ऑक्सीजन। देखो इसमें ऑक्सीजन वाला क्रियात्मक समूह है, देख रहे हो? ऑक्सीजन परमाणु है, ये दे, है ना? ऑक्सीजन परमाणु है। नंबर दूसरा अपन ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं जो ऑक्सीजन युक्त होती है। क्या ले? एल्डिहाइड लेते हैं। चलो एल्डिहाइड इसका क्रियात्मक समूह होगा या सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र होगा RCHO। एल्डिहाइड का जो क्रियात्मक समूह होता है RCHO, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह। सामान्य सूत्र इसका RCHO।
अब देखिए इसको RCHO, R की जगह में कोई भी डाल सकते हो आप, तो डाल देते हैं, चलो CH3 डालते हैं, CH3CHO। तो ये इसको हम एसीटल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एसीटल्डिहाइड। एल्डिहाइड से बना है एसीटल्डिहाइड। अब ये एसीटल्डिहाइड क्यों कहा है? क्योंकि 2 कार्बन वाले हैं, 2 कार्बन के एल्केन नाम एथेन, तो एथेन से बना है, हाइड्रोजन निकल गया तो एसीटल्डिहाइड बन जाएगा, है ना। तो नंबर तीसरा लेते हैं। चलिए एल्डिहाइड के बाद ले लेते हैं हम कीटोन लेते हैं। कीटोन, कीटोन एक कार्बनिक यौगिक है, याद रखिएगा, जिसमें ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। इसका सूत्र होता है RCOR-। अब आपने यहाँ पे 2 R देखा, माने 2 एल्किल समूह उपस्थित होगा। कितने एल्किल समूह? 2 एल्किल समूह उपस्थित होगा। उदाहरण के लेते हैं CH3COCH3। अब मेरे को ये बताइए, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कार्बन की संयोजकता पूरा हो रही है कि नहीं? भाई कितने संयोजकता कार्बन की होनी चाहिए? 4। इसमें हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। देखिए इसको मैं अलग से खोलता हूं तो इसको हम एसीटोन कहते हैं। एसीटोन, देख लीजिए संयोजकता को बता रहा हूं मैंने। CH3, फिर C, फिर डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। कार्बन की संयोजकता पूरा हो रहा है? नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 हो रहा है ना भाई। इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3, सॉरी 3 कार्बन बोलता हूं, 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड और 4 हो गया। इसका भी देखिए 1 2 3 4। अब आपने यहाँ पे द्विबंध लगाया है, ऑक्सीजन की संयोजकता पूरा हो रहा है कि नहीं? आप सब जानते हैं ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होता है, अर्थात ये ऑक्सीजन की संयोजकता भी पूरा हो रहा है। ये आपका ये हो गया। नंबर 4 हम ईथर का क्रियात्मक समूह होता है ROR-। उदाहरण लेते हैं CH3OCH3। इसका नाम हो जाएगा डाईमेथिल ईथर। डाईमेथिल ईथर, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह पर जो कार्बनिक यौगिक बनता है वो ईथर ROR- क्रियात्मक समूह। इससे बने हुए जो कार्बनिक यौगिक है वो डाईमेथिल ईथर कहलाता है। अर्थात आप याद रखिएगा 2 R के बीच में O है। इसको ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, ऐसे, माने ये जो डेस है उसके आगे में कोई ना कोई चीज जुड़ा हुआ है। तो क्या जुड़ा है? R समूह जुड़ा हुआ है। यदि ये R नहीं भी लिखता है तो भी चलेगा। आपके पुस्तक में R नहीं भी लिखा है या लिखा भी है तो भी आपको समझना है कि ऑक्सीजन के आजू बाजू 2 प्रतिस्थापी जो समूह है वो जुड़ा हुआ है। मूलक समूह जुड़ा हुआ है जिससे हम एल्कीन मूलक कहते हैं, ठीक है। CH3O CH3 डाईमेथिल ईथर। इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक में मुख्य बिंदु सामान्य एल्किल मूलक क्रियात्मक समूह को सारणीबद्ध तरीके से उसकी परिभाषा और परिचय के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।